पिछले लेक्चर में हम लोग जो है जो रसायन का क्लास 11वां का रसायन है उसमें हम लोग साम्यावस्था स्थिरांक के पी के सी उन लोगों के बीच में संबंध और उसके बाद कुछ जो है एनसीईआरटी बुक के जो कुछ उदाहरण था उसमें उसको हमने अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम लोग साम्यावस्था स्थिरांक किस प्रकार मतलब कि प्रतिक्रिया बदलने में बढ़ता है, ताप बढ़ने पर किस ढंग से बदलता है, प्रतिक्रिया के संतुलन के आधार पर साम्यावस्था स्थिरांक में क्या संबंध होगा, या तुमको अगर साम्यावस्था में कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो कौन सी प्रतिक्रिया तेज चले, अग्रिम या चल रही है उल्टी प्रतिक्रिया साम्यावस्था स्थिरांक उसको ही बता सकता है। साम्यावस्था स्थिरांक का जो मान होता है उसके आधार पर हम बता सकते हैं ये भी कि जो प्रतिक्रिया समाप्त हो रही है जब साम्यावस्था में आता है तो वह कितना प्रोडक्ट का मात्रा कितना बनता है, या बहुत कम बनता है, बहुत अधिक बनता है। इन सबों की जानकारी हमको साम्यावस्था स्थिरांक के मान से पता चल जा सकती है और इस पर जो आधारित जो कुछ गणनाएं होगी जो एनसीईआरटी बुक के और साम्यावस्था स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा में जो संबंध है उसकी जो एनसीईआरटी बुक के उदाहरण है इस लेक्चर में शामिल किए जाएंगे। तो आज का जो तुम्हारा लेक्चर है इसमें जो है तुमको साम्यावस्था स्थिरांक का जो कुछ उपयोग है, कुछ अभिलक्षण है उसकी चर्चा करते हैं। एक नंबर सांद्रण, दाब या आयतन बदलने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान अपरिवर्तित रहता है, साम्यावस्था स्थिरांक का मान अपरिवर्तित रहता है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या रहेगा? नहीं बदलेगा। दूसरा नंबर है तुमको साम्यावस्था स्थिरांक मतलब इस सबों से नहीं बदलेगा कि साम्यावस्था स्थिरांक होता है क्योंकि अगर आप सांद्रण बदलते हैं, कोई कह सकता है कि अगर साम्यावस्था में है तो एक सांद्रण बदल देंगे तो वो साम्यावस्था स्थिरांक का मान नहीं बदलता बल्कि उसका साम्यावस्था समाप्त हो जाता है। ध्यान रहेगा आपका, जैसे किसी का सांद्रण बदल देंगे तो साम्यावस्था स्थिरांक को करके उसका साम्यावस्था में नहीं रहेगा प्रतिक्रिया, कोई अग्रिम या उल्टी प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी, लेकिन साम्यावस्था में जब आएगी तो उसका जो नियतांक का मान होगा वो वही रहेगा। इन सबों से मान में परिवर्तन, हाँ, लेकिन ताप बदलने से जरूर साम्यावस्था स्थिरांक का मान बदलता है। तो 2 नंबर में लिख सकते हैं ताप बदलने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान बदलता है। तो ताप बदलोगे तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान बदलेगा। तो ताप बदलने का इस पर जो संबंध होता है इसका जो है हम लोग जब क्लास 12 में इसका रासायनिक गतिविधि जब पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में कि ताप के साथ साम्यावस्था स्थिरांक का समीकरण क्या होता है, जिसको आर्हेनियस समीकरण के द्वारा बताएंगे। रासायनिक गति क्लास 12 से मतलब ताप यहाँ पर सिर्फ ये बताया ताप का बदलेगा, लेकिन कैसे बदलेगा इसकी जानकारी क्लास 12 रासायनिक गति के अध्याय में इसको दी जाएगी, जिसको कि हम लोग आर्हेनियस का समीकरण के रूप में जानेंगे। तो उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो ये तुम्हारा ताप बदलने से बदल जाएगा। तीसरा, जब हम लोग प्रतिक्रिया को अगर प्रतिक्रिया को अगर उलट दिया जाए तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान भी जो है उसका व्युत्क्रम हो जाता है। प्रतिक्रिया को उलट देने पर उलटने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान पहले के साम्यावस्था स्थिरांक के मान का पहले के साम्यावस्था स्थिरांक के मान का व्युत्क्रम होता है। रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि तुमको मान लेते हैं एक प्रतिक्रिया है, वह बना A से बना, बैलेंस ऐसा लिखो, A से बन गया B और B मतलब बैलेंस से करके C। तो इसका जो Kc होगा ये क्या होगा तुमको B पर पावर B होगा और C पर पावर C अब बटे A पर पावर A होगा, साधारण A पर पावर A होगा। अब इसी प्रतिक्रिया को कोई कहता है कि हम पलट मान लेते हैं ये उल्टी प्रतिक्रिया जो होगी आपका, इसका उल्टी प्रतिक्रिया ये हो गया, तुमको प्रतिक्रिया हमने उलट दिया। इसका जो Kc होगा, इसका जो इसको Kc है मान लो, इसका क्या हो जाएगा
ए का ए पर पावर ए बटे बी पर पावर बी और सी पर पावर सी। तो ये जहां तक देखें दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं केसी गुना केसी डैश तो क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो क्लियरली क्या दिख रहा है, केसी और केसी डैश क्या दिख रहा है, दूसरे का उल्टा दिख रहा है। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा तुमको, केसी गुना केसी डैश गुना करने पर एक तथा दो को गुना करने पर ये 1 नंबर ये 2 नंबर, 1 गुना 2 1 गुना 2 करने तो इसको बिना लिखे तुम समझ रहे हो, केसी डैश कट जाएगा। तो केसी डैश बराबर क्या होगा 1 बटा केसी, उसका व्युत्क्रम हो गया। यही बताते हैं अगर प्रतिक्रिया पलट जाएगा तो उसका जो है तुमको मान क्या जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, जो कि बात आसानी से समझ में भी आ रहा है। दूसरा होता है इसका जो 2 नंबर हो गया, तीसरा देखते हैं इसका, तीसरा हो गया तुम्हारा। अब चौथा नंबर देखते हैं इसका। तो चौथा जो इसका आप कह सकते हैं कि अगर प्रतिक्रिया का संतुलन बदल देते हैं आप, संतुलन करने का तरीका अगर बदल जाएगा आपका प्रतिक्रिया को, तो संतुलन करने का अगर तरीका बदल जाएगा तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान भी क्या हो जाएगा, कब बदल जाता है। तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान जो है तुमको प्रतिक्रिया के अनुसार संतुलन के अनुसार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसको चौथा नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं। संतुलन करने के अनुसार, संतुलन के अनुसार प्रतिक्रिया की जो साम्यावस्था स्थिरांक का मान है वह भी परिवर्तित होता है। प्रतिक्रिया के संतुलन के अनुसार साम्यावस्था स्थिरांक भी बदल जाती है, साम्यावस्था भी बदल जाती है, साम्यावस्था स्थिरांक भी बदल जाती है। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि N2 प्लस 3H2 से हो गया 2NH3, मान लेते हैं इसे। देखो इसका केसी क्या होगा, इसका केसी हो जाएगा NH3 का होल स्क्वायर बाय N2 का सामरण गुना H2 का सामरण का होल, जो कि तुम जानते ही हो सब। अच्छा अब देखो अगर इस प्रतिक्रिया को संतुलन करने का तरीका बदलते हैं, N2 प्लस ये हाफ N2 कर दो प्लस 3/2 H2 से बन गया NH3। इसमें अब हाफ N2 का ये भी संतुलित हो गया, लेकिन इस प्रतिक्रिया का जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो अलग होगा। इसका साम्यावस्था स्थिरांक लिखो केसी डैश लिखो। अब देखो इसमें संतुलन में क्या कहेंगे, इसका क्या होगा NH3 बाय N2 पर 1/2 इसके सामने पर 1/2 और H2 के सामने पर 3/2 पावर आया। अब इन दोनों में क्या संबंध है ये दिख रहा होगा। तो इसका देखते हैं, इसका अगर वर्ग करेंगे तो क्लियरली क्या देख रहे हैं, स्पष्टतः केसी का स्क्वायर करते हैं, दैट्स इक्वल्स टू क्या, केसी डैश का स्क्वायर, केसी डैश का स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, केसी डैश का होल स्क्वायर बराबर केसी, केसी डैश बराबर क्या है, तो इसका मतलब रूट अंडर केसी, केसी डैश बराबर रूट अंडर केसी, केसी डैश बराबर रूट अंडर केसी हो गया। केसी डैश बराबर रूट अंडर केसी हो गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कि अगर प्रतिक्रिया का क्या कहते हैं, अब इसी को पलट भी देता तो जैसे साम्यावस्था में देख लें गणित के रूप से तुमको स्पष्ट दिख जाए क्या समझ आएगा, पलट जाता तो 1/b करना, मतलब स्क्वायर करके 1/b हो जाता। जैसे संतुलन भी बदल दिया, उलट भी दिया, तो उसके आधार पर दो गणित का साधारण गणित का प्रयोग करके तुम क्या करते हो, उसमें संबंध स्थापित कर सकते हो, मतलब दिया हुआ है तो उससे संबंध निकल जाएगा एक से दूसरा। तो ये तुम्हारा हो गया साम्यावस्था का प्रतिक्रिया। एक बात ध्यान रखने की बात यह होगी कि प्रतिक्रिया पलटने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान तो व्युत्क्रम हो जाता है, और अगर संतुलन बदलेंगे तो उसका जो प्रतिक्रिया साम्यावस्था स्थिरांक है उसके आधार पर क्या होगा, जैसे वर्गमूल हो सकता है या कोई स्क्वायर हो सकता है, तो उसके आधार पर क्या होगा, जिस ढंग से तुम संतुलन करोगे उसके मुताबिक वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा। इसका जैसे चौथा ये हुआ। पांचवा इसका कह सकते हैं कि संतुलन के प्रतिक्रिया का जो तुमको है
प्रतिक्रिया अगर अगर संतुलन में नहीं आया, अभी साम्यावस्था का मान, साम्यावस्था स्थिरांक का मान मुझे पता है, तो ये बताया जा सकता है कि अभी प्रतिक्रिया, अग्रिम प्रतिक्रिया ज्यादा तेज चल रही है या उल्टी प्रतिक्रिया ज्यादा तेज चल रही है। अगर संतुलन हमको पता हो उस अब समय और भी प्रतिकारक और प्रतिफल का, तो हम बता सकते हैं कि प्रतिक्रिया किस दिशा में चल रही है। तो केसी जो है तुमको 5वां नंबर ना, इसका उदाहरण वगैरह तुम्हारे बुक में है, इसे हम उदाहरण देंगे तो उससे और स्पष्ट होगा। तो केसी जो है साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक केसी किसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारकों एवं प्रतिफलों के सांद्रण के आधार पर प्रतिक्रिया की दिशा को बताती है, प्रतिक्रिया की दिशा को बताती है। अगर तुमको क्यूसी, तुमको जो है अगर जैसे कि इसको हम लोग रिएक्शन प्रोटीन क्यूसी करते हैं, जैसे कि अगर मान लेते यही प्रतिक्रिया N2 गैस प्लस H2 गैस या 3H2 गैस से बन गया 2NH3 गैस, ये प्रतिक्रिया हो गया। अब अभी जो है प्रतिक्रिया, अगर इसका केसी का मान पता है हमको, इसको जैसे जब साम्यावस्था में नहीं हो इसको हम लोग क्यूसी करते हैं, NH3 का साधन का स्क्वायर और N2 का साधन और H2 का साधन का क्यूब। अब इसमें क्या है, ये जो तुमको है, अगर इसको कहोगे अभी तक केसी करते आप क्यूसी का है लिख दिए, तो इसमें अगर ये सांद्रण में नहीं है, अगर साम्यावस्था में नहीं है, अगर यदि सांद्रण साम्यावस्था में का नहीं हो, यदि सांद्रण साम्यावस्था पर हो तो क्यूसी बराबर केसी हो जाएगा। लेकिन अगर साम्यावस्था के अलावा है, तो इसमें अगर साम्यावस्था के अलावा तो अभी हो सकता है कि क्यूसी होगा। यदि क्यूसी बड़ा है केसी से, क्यूसी अगर क्या है तुमको, क्यूसी बड़ा है केसी से, तो अभी तुमको इसका उल्टी प्रतिक्रिया तेज है, उल्टी प्रतिक्रिया तेज होगा। तो ये तुमको पहले भी दिखाए थे, उसी केसी का नाम पता चलता है, क्यूसी लेस देन अगर केसी है, क्यूसी अगर लेस देन केसी है, तो क्यूसी अभी कम है तो बने अग्रिम प्रतिक्रिया तेज होगी, अग्रिम प्रतिक्रिया तेज होगी, इसमें अग्रिम प्रतिक्रिया तेज होगी। तो चाहे दूसरा से दो साम्यावस्था में दोनों क्या होगा, बराबर हो जाता है। ये तुमको इससे पता चल जाएगा, जिसका एक उदाहरण भी अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में, बुक में तुम्हारा दिया हुआ है। एक और कहते हैं, एक और इसका जो है कहते हैं विशेषता का पहले चर्चा कर लेते हैं, उसका एक बार में उदाहरण लेंगे तो उसमें इसको शामिल कर लेंगे। एक और चर्चा कर सकते हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक का मान अगर बहुत कम है, जैसे 10 पावर -30 में है, 35 में है, इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है। और साम्यावस्था का स्थिरांक का मान अगर 10 पावर +35 में तो क्या मतलब हुआ, +37 है तो क्या मतलब हुआ, मतलब बहुत अधिक है तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बहुत कम है तो क्या मतलब निकलेगा। इस बात को जरा समझते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक अगर बहुत छोटा है तो इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे कि साम्यावस्था स्थिरांक के लिए लिखते क्या है हम लोग, साम्यावस्था स्थिरांक में जो है ऊपर में कौन सा रहता है, प्रतिफल वाला साधन ऊपर रहता है, तो इसका मतलब कोई बहुत, इसका मतलब प्रतिफल का साधन बहुत कम है। अगर साम्यावस्था स्थिरांक बहुत छोटा है, इस बात का मतलब हुआ प्रतिफल का साधन बहुत छोटा है। तो ये छठा नंबर शायद होगा, यदि साम्यावस्था स्थिरांक बहुत कम, 10 पावर -30, उदाहरण जैसे 10 पावर -30, उदाहरण जैसे 10 पावर 2 गुना 10 पावर -30 हो, तो इससे पता चलता है कि प्रतिफल का सांद्रण बहुत कम है, अर्थात यह प्रतिक्रिया लगभग नहीं के बराबर होती है,
लगभग नहीं के बराबर होती है, नहीं के बराबर होती है। मतलब कि बहुत कम बनाव साम्यावस्था में तुरंत आ जाता है। मतलब प्रतिफल अगर ऊपर देखो, जब भी हम समाधान लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं प्रतिफल का, ये बहुत कम 30 पावर में, -30 पावर में अगर है, इसका मतलब सामने बहुत कम प्रतिफल बना, मतलब प्रतिक्रिया हो भी नहीं किया, निष्कर्ष बाद प्रतिक्रिया हुआ ही नहीं, ये तुमको हो गया। अगर जब इसी में लाइन में लिख सकते हैं, जब साम्यावस्था जब केसी बहुत अधिक हो, बहुत अधिक, जैसे बहुत अधिक, जैसे 2 × 10⁻30 हो, तो प्रतिकारक लगभग नगण्य बचता है। तो प्रतिकारक लगभग नगण्य बचता है, नगण्य बचता है। इसे हम अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया भी कहते हैं, इसे हम अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। तो मतलब बहुत अधिक हो गया, मतलब बचने नहीं किया लगभग अब प्रतिक्रिया। जैसा हम लोग जो पहले जो शुरुआत में पढ़ते आते हैं क्लास, छोटे क्लास में, कि प्रतिक्रिया हुआ तो सब मैंने इधर CaCO3 से टूट के CO + CO2 बन गया। तो हम संतुलन की बात तो करते नहीं थे। ये सब प्रतिक्रिया जो होता है, जैसे ये सब प्रतिक्रिया CaCO3 सॉलिड से टूट के बन गया CO सॉलिड + CO2 है। जब पहले से हम लोग पढ़ जाते हैं तो ये कोई नहीं कहता कि भी प्रतिक्रिया हो रहा है। उस अधिकांश प्रतिक्रिया में क्या होता है कि ये अधिकांश इधर टूट जाता है, तो मतलब कि बचता ही कम है। तो आप क्या कहते हैं कि इसका साम्यावस्था बहुत ऊंचा होता है, बहुत अधिक है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। जैसे शुरुआत में पढ़ता लोग कहता था ये टूट करके ये दोनों बन गया, तो ये उल्टा प्रतिक्रिया का बात ही नहीं करता। तो वो इसलिए बात नहीं कर रहा, वो लगभग क्या होता है, बहुत कम प्रतिफल क्या प्रतिकारक बच पाते हैं, प्रतिफल बहुत अधिक उसकी तुलना में बच जाता है। तो ये सब प्रतिकारक साम्यावस्था स्थिरांक से मिली हुई कुछ जानकारियां थी। अब है तुमको कुछ उदाहरण है जिसके आधार पर हम लोग इस सबको समझ सकते हैं। तो उदाहरण हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उदाहरण है तुमको 7वां उदाहरण से शायद शुरू होगा, पढ़ो क्वेश्चन। 2a b + c अभिक्रिया के लिए Kc का मान 3 × 10⁻³ है। हाँ, दिए गए समय में अभिक्रिया मिश्रण का संघनत्व a = b = c 3 × 10⁻⁴ n है। अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होगी? तो ये दिया हुआ है तुमको 7वां नंबर है, छठा बता चुके हैं, छठा बना। अच्छा ठीक है। 7वां से अभी जो QC वाला बता रहे थे वही है ये। तो देखो अभी जो 5वां उदाहरण बता रहे थे, 5वां जो अभी लक्षण बता रहे उसी का हल बनेगा ये। तो NCERT का उदाहरण नंबर है तुमको 7वां, लिखें इसको, साम्यावस्था चैप्टर का रसायन का 7वां नंबर उदाहरण है ये। तो उसमें दिया प्रतिक्रिया बोलो फिर से, 2a b + c बन गया। तो इसका जो है QC निकाल देंगे, B का सांद्रण गुना C का सांद्रण बटे A के सांद्रण का होल स्क्वायर। सबका सांद्रण तो सब बराबर ही दिया हुआ है तुम्हारा। B का सांद्रण कितना है? सबका सांद्रण 3 × 10⁻⁴ सांद्रण 3 × 10⁻⁴ गुना 3 × 10⁻⁴, इधर ये होल स्क्वायर है, 3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, यही हो गया। दोनों कट के क्या हो गया, 1 हो गया। और KC कितना है? KC बराबर 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ तो जाहिर है कि कौन बड़ा हो गया, जाहिर है कि एक है इधर -3 पावर है, तो ऑफ कोर्स कौन बड़ा हो गया, QC बड़ा हो गया। QC बड़ा हो गया किससे? KC से। तो अभी इसका मतलब है कि QC बड़ा है, ये जब बड़ा है, ये जब बड़ा है इसका मतलब प्रतिफल ज्यादा है मेरे पास। तो ये जो उल्टी प्रतिक्रिया तय होगी, इसमें कौन सी प्रतिक्रिया तय होगी? उल्टी प्रतिक्रिया, तेजी अग्रिम प्रतिक्रिया से तेज चल रही है, अग्रिम प्रतिक्रिया से तेज चल रही है। पूछ रहा है कौन सी प्रक्रिया तेज चल रही है, तो उल्टा भी यही आंसर होगा। अग्रिम प्रतिक्रिया से कौन चल रहा है? उल्टी प्रतिक्रिया, क्योंकि क्या है हमारा QC का मान ज्यादा है और KC का मान देखो 2 × 10⁻³ है, और ये QC अभी 1 आ गया, तो ये ज्यादा है, एक है ज्यादा। तो इसका मतलब है कि कौन ज्यादा है, मेरा ऊपर वाला जो सांद्रण है ज्यादा है, इधर अगर तेजी से चलेगा तब तो क्या होगा, ये तब तो ये तुमको मतलब कि संतुलन में फिर आएगा। तो इसलिए तुमको ये हो गया, तुम भाई निष्कर्ष 7वां का हो गया। अब क्या 8वां पढ़ो। 13.8 ग्राम N2O4 को 1 L पात्र में, 1 लीटर पात्र में गर्म रखा जाता है। तो इस प्रकार सामने
स्थापित होता है N2O4G से 2NO2 गैस। 2NO2 गैस। यदि साम्यावस्था पर कुल दाब 9.15 बार पाया गया तो Kc, Kp तथा साम्यावस्था पर आंशिक दाब की गणना कीजिए। आंशिक दाब की गणना करें। दाब के आधार पर है क्वेश्चन, तो देखो ये दाब के आधार पर है, इसका नंबर बदल दे रहे हैं। उदाहरण नंबर हो गया ये 8 9। इसमें है तुमको N2O4 का द्रव्यमान कुछ दिया गया है और 10 लीटर 1 लीटर फ्लास्क में लिया गया है 1 लीटर और ताप भी दिया है। ताप नहीं दिया है, दाब कितना 9.1 साम्यावस्था पर दाब, हाँ साम्यावस्था पर साम्यावस्था दाब दे दिया है, ताप दिया है नहीं नहीं है ताप नहीं है तो फिर संबंध मोल ना बनाया हुआ नीचे ताप लिया हुआ है। एनसीईआरटी उदाहरण कितना है 8। तो ताप लिया 400 केल्विन है ना। N2O4 गैस से बन गया 2NO2 गैस है। अब इसमें क्या है, प्रारंभ में तुमको इसका कुछ ग्राम दिया हुआ है। प्रारंभ में 1308 ग्राम है इसका बोला, इसे कितना बोला 13.8। हाँ, N2O4 का द्रव्यमान जो तुमको है क्वेश्चन में 1308 ग्राम है। अनुभार N2O4 का अनुभार निकाल लेते हैं, तो 14 गुना 2 जोड़ 16 गुना 4, 14 दूनी 28 और 64, 28 जोड़ 64 बराबर 92 हो गया। तो N2O4 का के मोलों की संख्या बराबर 1308 बटे 92, 92 हो गया 1308 बटे 92। तो अगर इसका चाहो तो पॉइंट बना दो इसको, तो ये हो जाएगा तुमको कट के 46 से कट जाएगा, 23 से कट जाएगा तो 0.15 हो जाएगा इसका मोल। इसका मोल हो गया 0.15 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है तुमको सांद्रण इसका निकालना चाहें, इसका सांद्रण मतलब कि पीवी बराबर एनआरटी से चाहे दाब ही निकाल लेते हैं इसका, प्रारंभिक दाब से ही इसका बना सकते हैं। इस साम्यावस्था पर दाब दिया हुआ है इसका, ये दाब कौन सी दिया हुआ है 9.15 कौन सी साम्यावस्था पर दाब कुल दाब। तो प्रारंभिक दाब हम लोग निकाल सकते हैं, प्रारंभिक दाब हम लोग निकाल सकते हैं और साम्यावस्था पर भी कुल दाब है तो उससे हम लोग केपीए निकाल जाएगा, केपी से फिर केसी निकालना ये भी हो सकता है। चलो तो इसका या तो जैसे या तो केसी भी पहले निकल जाएगा, केसी निकालने के लिए हम लोग को जैसे कि ये आ गया तो सांद्रण नहीं, जबकि दाब दिया बात है साम्यावस्था पर हमें तो कुछ पता नहीं, दाब ही पता है तो फिर हमको दाब में जाना ही पड़ेगा, दाब निकाल के मोल निकाल के और उसको फिर दाब में जाना, तो काम तो उतना पड़ेगा। यही के लिए तो पीवी और एनआरटी लगा, किताब में पीवी और एनआरटी लगाया। तो आदर्श गैस इसी के आधार पर कैलकुलेशन का आसान होगा। आदर्श गैस समीकरण से पीवी बराबर क्या था एनआरटी, तो पीवी कितना था, कितना आइटम था 1 लीटर, 1 लीटर था और मोल निकल गया हमारा 0.15 गुना 0.083, ताप 400 केल्विन। तो कितना आ जाएगा इसका दाब का मान 4.98 बार। तो ये आ गया तुमको प्रारंभिक दाब। ये क्या होगा तुम्हारा, ये प्रारंभिक N2O4 का दाब, N2O4 का प्रारंभिक दाब। अब हम लोग अपने प्रतिक्रिया में जाते हैं, साम्यावस्था पर है हमको तो इसका यूज करके कितना आ गया इसका दाब, कितना आ गया तभी आया 4.98 बार। चलो अब प्रतिक्रिया के आधार पर काम आगे बढ़ाते हैं तो केपी वगैरह निकलेगा, इसको लिख लेगा। अब इसके बाद देखो हम लोग आते हैं मेन केपी के संबंध पर आते हैं। तो ये जो डाटा भी जो मिटाए उसको याद रखेगा, तो उसी से काम आगे बढ़ेगा। 4 कुछ था और साम्यावस्था पर दाब दिया हुआ 8 कुछ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है। उसका डाटा की जरूरत पड़ेगा, प्रतिक्रिया लिखते हैं। अब प्रतिक्रिया लिखते हैं N2O4 गैस से 2NO2 गैस, प्रारंभिक दाब अभी कितना निकला था जो कैलकुलेशन करके अभी रखे थे 4.98 बार हो गया। इसका शून्य हो गया, इसका पहले भी साम्य पर दाब,
सामने पर दाब नहीं, अभी तुरंत उसका लेते हैं बाद में। 409 8 माइनस क्या जाएगा, ये तो टूटेगा, N2O4 का दाब कुछ घटेगा। 409 8 माइनस क्या हो जाएगा तुमको, ये 409 8 है माइनस x हो जाएगा, कुछ दाब घट गया इसका। इसका जितना घटता है उसका डबल यहाँ बनता है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 बनता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका दाब, टोटल 2x हो जाएगा। अब कुल दाब कितना होगा, सामने पर कुल दाब, सामने पर कुल दाब यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब प्रश्न में भी मान दिया हुआ, उसको बराबर कर देंगे। 409 8 माइनस x प्लस 2x, और प्रश्न से दिया हुआ है इसका सामने पर कुल दाब कितना दिया हुआ है, 9.15 बराबर हो गया 409 8 प्लस x हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 9.15 माइनस 4.98 4.98, तो 4.17 हो गया, यही घट के हुआ, कितना हुआ 4.17 बार हो गया, x का मान हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या निकलेगा, ये दाब निकल जाएगा। अब देखो इन दोनों का दाब निकल जाएगा, मेरा दाब निकल गया है, x का मान यहाँ डालेंगे बस दाब आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं, जैसे देखो PnO2 लेना है, यानी इसका दाब बराबर 2x है, तो 2 गुना कितना होगा 4.17 था इसका मान, 8.34 बार, कितना होगा इसका मान 8.34 बार। और PnO4 जो आएगा ये कितना आएगा, तो ये है तुमको PnO4 है 4.98 माइनस 4.17, तो 0.81 बार। अब हम लोग Kp यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। Kp का हम लोग का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर NO2 है, उसमें 2 है घात पे, तो घात पे चला जाएगा बाय PnO4। इसका कितना है, घटा करके NO2 का है 4 घटा के कितना आ गया 8.34 का होल स्क्वायर बटे ये कितना हो 0.81, कितना आ गया Kp का मान, नहीं Kp का वैल्यू 85.87 बार के आसपास आ जाएगी। अब Kc चाहिए तुमको, देखो दो चीज का आंसर यहाँ पर जो साम्यावस्था पर इसका मान निकल गया, दो जो कहते निकल गया आंसर, ये भी आंसर हो गया। और एक है Kp बराबर Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n। इस फार्मूला से तो Kc निकालते हैं, Kp बराबर Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n, ये होता था। डेल्टा n यहाँ कितना है 2 घटा 1 है, तो Kp बराबर Kc गुना RT पर पावर कितना होगा 2 घटा 1 हो गया, तो Kc बराबर क्या होगा Kp बटे RT। Kp कितना है, Kp का मान अभी आया ना कितना, Kp का 85.87 बटे R का मान 0.083 है, T का मान 400, कितना होगा Kc का मान बोल दो डायरेक्टली 2.6, ये आ गया। तो समझ आ गया होगा क्या किया इसमें, क्या किए पहले देखो क्या करते हैं, पहले इसका क्या निकालिए, पहले इसका द्रव्यमान जो दिया होगा उससे उसका मोल निकालिए, मोल से हम लोग पीरियड लगा के उसका दाब निकाले, और दाब निकाल करके फिर उसको प्रारंभिक दाब निकला, फिर साम्यावस्था पर दाब x के सहारे निकाल के कुल दाब से निकाल के x का मान निकाले, उसे उसका दोनों का आंशिक दाब क्या हो गया पता चल गया। और आंशिक दाब जब पता चल गया तो उसके आधार पर क्या पता चल गया, फिर Kp पता चल गया, और Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n से हम लोग क्या निकाल लिया, फिर इसका Kc का मान निकाल लिया, ये तुमको साम्यावस्था स्थिरांक से निकल गया। उसके बाद पढ़ो क्वेश्चन अगला, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 प्रारंभ में 3.0, मान लीजिए PCl5 के प्रति मोल में से x मोल वियोजित होते हैं, तब 380 केल्विन पर 3 मोल PCl5 को 1 लीटर बंद पात्र में रखा, 1 लीटर हाँ 1 लीटर बंद पात्र में रखा गया, 3 मोल PCl5 को 3 मोल साम्यावस्था पर मिश्रण का संघट ज्ञात कीजिए, यदि Kc बराबर 1.80 है। देखो अब जैसे कि वियोजन की मात्रा होती है, जैसे कि वियोजन किसको कहते हैं, जैसे पढ़ लेते हैं 1 मोल प्रति लीटर अगर सांद्रण हो तो वह जितना टूटेगा वह उसका वियोजन कहलाता है। 1 मोल सांद्रण रहने पर जितना मोल वह टूटेगा, जितना सांद्रण वह टूटेगा पदार्थ, वह उसकी वियोजन की मात्रा कहलाता है, उसको वियोजन की मात्रा कहते हैं। उसके 1 मोल सांद्रण पर जितना टूटेगा, तो अगर किसी का 1 मोल सांद्रण तो 1, अगर जैसे वियोजन की मात्रा, इसको लिख लेते हैं वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन किसी पदार्थ का सौंदर्य इकाई रहने पर वह जितना वियोजित होता है उसे वियोजन की मात्रा ब्रैकेट में अल्फा कहते हैं, इसका सिंबल होता है अल्फा कहते हैं। तो जैसे कि तुमको एक उदाहरण से भी यही स्पष्ट हो जाएगा तुमको, अगर यदि सौंदर्य ए हो तो उसके विघटित सौंदर्य ए अल्फा होगा, अर्थात साम्यावस्था पर सौंदर्य ए माइनस ए अल्फा होगा, साम्यावस्था पर सौंदर्य ए माइनस ए अल्फा होगा। तो अब जैसे कि तुमको इस आधार पर जैसे कि बना के क्वेश्चन एक दिखाते हैं, एग्जांपल है तुमको एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 9 है, साम्यावस्था अध्याय का ये 9 नंबर है तुमको। तो इसमें है तुमको PCl5 का क्या दिया हुआ क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लो। PCl5 से वो तो रिएक्शन है क्वेश्चन। 380 केल्विन पर 3 मोल PCl5 को 1 लीटर बंद पात्र में रखा जाता है। हाँ 3, हाँ ठीक है हो जाएगा। 3 मोल, इसका सौंदर्य देखो कितना होगा, 3 मोल प्रति लीटर हो गया। इसका जो प्रारंभिक सौंदर्य हो गया, प्रारंभिक सौंदर्य में 3 मोल है 1 लीटर में है, 3 मोल प्रति लीटर, प्रारंभिक सौंदर्य 3 मोल प्रति लीटर 3m, और 3 सबों का तो खैर कुछ है नहीं, इस दो तो अभी नहीं है, 0 हो गया। अब साम्य पर सौंदर्य जैसे देखो, साम्य पर सौंदर्य क्या होगा, 3 अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो माने तो 3 माइनस 3 अल्फा लिखना होगा इसको। जैसे यहाँ बताया भाई कि 1 रहता है तो 1 टूटता है, 3 रहेगा तो यहाँ पे 3 टूट गया, 3 अल्फा टूट गया, तो बचा कितना 3 अल्फा। तो ये दोनों कितना बनेगा, तो ये है कि 1 से 1 बनता है तो ये 3 अल्फा बनेगा, और ये भी 0 प्लस 3 अल्फा, ये 0 प्लस 3 अल्फा 3 अल्फा हो गया। अब जहां तक कि केसी इसका आ गया, केसी क्या हो जाएगा इसका, केसी दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, PCl3 का सौंदर्य इनटू Cl2 का सौंदर्य बटे PCl5 का सौंदर्य। बोलो केसी का मान बोलो 1.080। इसमें 80 से पावर बना है बराबर क्या हो गया यहाँ पर, इसका सौंदर्य देख लो कितना होगा तुम्हारा, इसका सौंदर्य है 3x गुना 3 अल्फा, 3 अल्फा लिखा हुआ है, 3 अल्फा गुना ये अल्फा के रूप में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मानते हैं, ब्रैकेट में 3 माइनस 3 पर इसमें एक कॉमन हो गया, 3 क्या हो गया तुम्हारा कट गया, तो ऊपर क्या होगा 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 1.8 है ये 8 गुना 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर हल कर देंगे, इधर लिया इक्वेशन 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 1.8 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 1.8 माइनस 1.8 अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1.8 अल्फा माइनस 1.8 बराबर 0। इससे अल्फा का मान क्या चाहिए था, मान से क्या चाहिए था, वियोजन की मात्रा अल्फा चाहिए, हाँ संघट ज्ञात करना, अल्फा नहीं चाहिए कि किताब अल्फा करके बनाया है ना, अल्फा तो अल्फा कितना आया इसका आंसर, यहाँ पे हल करने पर x करके मैंने कितना लिखा, यहाँ 3x नहीं लिखा था, x लिखा था, यहाँ पे जो माना होगा ना इसमें से तो क्या लिखा 3 माइनस x, 3 माइनस x, x का मान कितना है, x का मान ये 1.5 1.5 ना आया, तो इसमें उसका 1/3 1/5 कितना बड़ा 1.5 तो अल्फा बराबर हो जाएगा 0.53 आ जाएगा, 0.53 के आसपास आ जाएगा, हल कर लेगा तो ये तुम्हारा डिविजन हो जाएगा। अब संघट में से निकालना है तुमको, अब संघट निकालना है, यहाँ पर अल्फा का मान क्या कर देंगे रख देंगे, तो PCl3 का जैसे PCl5 का संघट, तो ये तो PCl3 का संघट बराबर क्या है Cl2 का संघट बराबर 3 अल्फा, तो 3 गुना 0.53 बराबर 1.5 गुना, इसका उत्तर हो गया, ये उत्तर यही है इसका। और PCl5 का सौंदर्य क्या रहेगा 3 इंटू 3 माइनस 3 अल्फा, तो 3 माइनस 3 गुना 0.53, 3 माइनस 1.59 तो 1.41 उत्तर हो गया, इसका उत्तर 1.41।
तो ये तुम्हारा इसका मान निकल गया। तो ये तुम्हारा निकल गया। इस क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 9। तो अब तो गिब्स ऊर्जा दिया हुआ है, तो अब इस उदाहरण के बाद गिब्स ऊर्जा देख लेते हैं, फिर उसमें उसके भी 2 उदाहरण दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो गिब्स ऊर्जा में हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, गिब्स ऊर्जा जिसको डेल्टा जी के नाम से हम लोग जानते हैं, जी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को, जो कि किसी भी जो प्रतिक्रिया में होने वाले, किसी भी प्रतिक्रिया से होने वाले जो है तुमको यूजफुल वर्क, जो कि तुमको उपयोगी जो कार्य कितना करेगा, उस प्रतिक्रिया से होने वाली कितनी ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो वह तुमको गिब्स ऊर्जा कहलाता है। किसी प्रतिक्रिया से के में जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही उसके द्वारा जो है उपयोगी कार्य के बराबर होता है। और गिब्स ऊर्जा एवं साम्यावस्था स्थिरांक किसी प्रतिक्रिया के उपयोगी कार्य उस प्रतिक्रिया के उपयोगी कार्य उस प्रतिक्रिया के गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, यदि प्रतिक्रिया T केल्विन ताप पर संपन्न हो, T केल्विन ताप पर संपन्न हो रही है तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नॉट, जो जी नॉट का मतलब हो गया तुमको स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तुमको ये मानक स्थिति में, और प्लस 2.303 RT log 10 बेस पर QC के बराबर, ये QC के बराबर log 10 बेस पर QC। और तुम्हारे बुक में जैसे दिया है ln दे दिया, ln दे जगह 2.303 तो E बेस होता है उसके लिए, जिसको प्राकृतिक में, लेकिन log जो टेबल दिया हुआ 10 बेस पर दिया हुआ है, और तुम E बेस से 10 बेस में लाने के लिए 2.303 देना पड़ा। तुम अपनी किताब में देखोगे 2.303 नहीं मिलेगा इसमें। ये तुमको गिब्स हो जाएगा। और डेल्टा जी नॉट हो गया 298 केल्विन ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। QC हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट, मतलब कि प्रतिक्रिया का जो तुमको है गुणक, तो ये तुम्हारा QC हो गया। जब प्रतिक्रिया साम्यावस्था में होती है तो डेल्टा जी का मान 0 होता है। जब प्रतिक्रिया, इसका मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जब प्रतिक्रिया साम्यावस्था में होती है तो डेल्टा जी बराबर 0 एवं QC को क्या लेना है, QC बराबर तो हो जाएगा KC, इसको तो KC लिख दीजिए। तो इसका मतलब 0 बराबर हो जाएगा, 0 बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 बेस पर KC के बराबर। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं, 0 को इस साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2.303 log, इसका चला जाएगा तो तुम्हारा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log KC बेस 10, log KC बेस कितना 10 पर। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा ये कहलाएगा, इसका मान कहलाएगा। ये गिब्स ऊर्जा समझो। अगर तुमको किसी भी प्रतिक्रिया को अगर होना है, अगर स्पॉन्टेनियस होना है, जो स्वतः परिवर्तित, तो डेल्टा जी लेस देन 0, ये क्या होता है स्पॉन्टेनियस, स्वतः परिवर्तित। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय पढ़े थे
उष्मागतिकी में डेल्टा जी ग्रेटर, तो ये पड़ेगा मतलब क्या होगा, what मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी बराबर 0 साम्यावस्था। ये बात पहले भी अध्याय में हम लोग देखे थे इसको, तो उसका उष्मागतिकी का लेक्चर भी सब राइट ऐप पर तुमको सारे लेक्चर से अपलोड है, उसको तुम देख सकते हैं उसको, जो अगर तुम नहीं देखा है। तो ये तुम्हारा हो गया डेल्टा जी का। अब इस पे उदाहरण प्रश्न है, पढ़ो प्रश्न नंबर 10वां। क्या पढ़ो? ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज के फास्फोरस रिलेशन के लिए डेल्टा जी नॉट का मान 13.8 किलो जूल पर मोल है, जिसमें हमें के अनुपात केसी का मान ज्ञात करें। देखो जैसे कि शुगर जो होता है, चीनी से एटीपी का मिलना, एटीपी बनता है, जबकि दूसरे क्या होता है, तुमको फॉस्फेट के द्वारा जुड़ता है, एक प्रतिक्रिया होती है कहने का मतलब, उस प्रतिक्रिया में तुमको जो है जिससे कि हम लोग को ऊर्जा मिलता है, जो एटीपी बनता है, तो उसका दिया हुआ है एनसीईआरटी उदाहरण साम्यावस्था अध्याय का 10वां है ये। तो इसका डेल्टा जी नॉट दे दिया, एक प्रतिक्रिया है जिसका डेल्टा जी नॉट कितना दे दिया है, 13.8 किलो जूल पर मोल। 13.8 किलो जूल प्रति मोल, 10⁻³ लिख दो, जूल प्रति मोल में लिख दिए इसको, ये हो गया। और अभी हम लोग देखे थे डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आरटी लॉग 10 बेस पर केस। तो इसमें जो है ताप दिया हुआ ही है 13.8 गुना 10⁻³ हो गया ये जूल, बराबर -2.303, और आर का मान कितना होगा, 8.3 है। ताप का मान कितना है, कितना केल्विन, 298 केल्विन, और लॉग 10 बेस पर ये हो गया केसी। ठीक है, तो केसी अब निकाल देंगे इसको, तो लॉग केसी बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस, इधर माइनस चला गया, 13.8 गुना 10⁻³ बटे 2.303 गुना 0.083 गुना 298। तो ये इसका जो हल करके जो मान आ जाएगा, तो इसका हल करके कुछ वैल्यू आएगा, जो भी तुम्हारे किताब में से, तो यहाँ पे एलएम केसी का मान लिखा हुआ है, एलएम केसी कितना लिखा हुआ है, -5.569, और गुना हो जाएगा तुमको ये लॉग मतलब ये भाग जाएगा 2.303, हम लोग का जो है उससे छोटा आएगा, मतलब -5.6 कितना मतलब 5.569 अब बटे 2.303 ऐसा आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का ये आएगा मान, क्योंकि ये मान किताब से ले लिए, और ये 2.303 हम लोग जो वो एलएम में दे रहा है ना, ये एलएम कैसे दे रहा है ना, और लॉग टेबल में हमें लॉग 10 बेस पर रहता है, तो इसका जो वैल्यू जो भी आएगा, अब लॉग में तुमको एंटी लॉग टेबल देखना पड़ता है, तो ये तुम्हारा जो केसी बराबर हो जाएगा एंटी लॉग माइनस कितना है, 5 पॉइंट कितना है, 5.56 बाय 2.2303। इसका जो भी तो इसको हल कर लेगा, पहले दशमलव के 3 अंक तक कम से कम इसको भाग दे देगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा उसके बाद एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग देख करके इसको क्या करते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं केसी। तो एंटी लॉग अब कैसे यूज करें, ये सवाल हुआ। तो एंटी लॉग का जो टेबल देखोगे, क्लास 12 का जो केमिस्ट्री वेयर का बुक है, जो फर्स्ट वॉल्यूम, या अन्य गणित की किताब में भी तुमको कहीं पर मिल सकता है, या तुमको अपना गूगल में टाइप करोगे तो तुमको लॉग टेबल आ जाएगा, लॉग टेबल तुमको, तो 2 लॉग टेबल तुमको 10 बेस पर ही लॉग टेबल जनरली आता है, ऐसे ई बेस का भी खैर गूगल पे सभी चीज है, ई बेस पर भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग 10 बेस का जो लॉग टेबल जो कहे क्लास 12 का अगर रसायन पढ़ रहे उसमें भी होगा, तुम्हें एनसीईआरटी बुक की बात करें। अब बहुत से जो गणित की किताब है उसमें बुक में भी क्या मिल जाएंगे आपको, इसका लॉग टेबल मिल जाएगा। तो उसमें एक लघुगणक का सार निकल, जिसमें जिसके ऊपर लघुगणक लिखा हुआ है, लघुगणक, और दूसरा होता है एक एंटी लघुगणक, प्रति लघुगणक। तो 2 तरह की सारणियां होती है, उस सारणी के मदद के आधार पर हम लोग इसको इसका मान निकालते हैं। अब बात का सारणी तो वहां पर रहेगा, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे। इस सारणी का उपयोग करने के लिए तुम देखोगे कि हमारा जो YouTube चैनल है राजेश ट्यूटोरियल्स का, उसका जो तुमको राजेश के YouTube चैनल पे जाकर के जाओगे, तुम राजेश के YouTube चैनल पर मैथमेटिकल टूल्स में जाओगे, और उसमें देखोगे तीसरा चौथा वीडियो तुमको होगा लॉगरिथम टेबल का यूज कैसे करें। वहां से तुम सीख करके इसको क्या कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो, और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो लॉग टेबल का यूज कैसे करें वो देखना है, लॉग टेबल का रखोगे और उसकी इस वीडियो में मिल जाएगा तुम्हें, और वहां पर के आधार पर तुम इसको हल करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसको और लॉगरिथम टेबल का यूज करेंगे, वहां जाकर सीख लोगे, और उसके बाद इसका उपयोग करके कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल लोगे। तो बात समझ में आ गई होगी। मैथमेटिकल टूल्स में जाकर राइट के YouTube चैनल पे मैथमेटिकल टूल्स में तुमको मिल जाएगा उसका वीडियो,
और जहां पर कि लॉग टेबल का उपयोग करके तुम इसका मान निकाल सकते हो। चलो अगला एक और उदाहरण है, उसको समाप्त कर देते हैं। बोलो पढ़ो क्वेश्चन। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लिखित अभिक्रिया के अनुसार मिलता है। सुक्रोज प्लस H2O इससे बन गया ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक, आगे 300 केल्विन पर अभिक्रिया के लिए साम्यवस्था स्थिरांक Kc 2 × 10⁻³ है। 300 केल्विन पर डेल्टा G0 के मान की गणना कीजिए। सेम है, मतलब कुछ नहीं है इसमें भी उदाहरण, मतलब लॉग टेबल का ही उपयोग है। अभी हम लोग देखते हैं डेल्टा G0 का मान निकालना है, बराबर क्या होगा -2.303 RT और लॉग क्या होगा तुमको Kc, जब Kc ही दे दिया तो उसमें एंटी लॉग टेबल का जरूरत पड़ा था। अब की बार किसका जरूरत पड़ेगा आपको? R का वैल्यू है 0.083, T का मान कितना कर लेंगे? 300 कर लेंगे। ठीक है, जिस पर लॉग K Kc का मान बोलो, Kc का मान दिया हुआ क्वेश्चन। हां 2 × 10⁻13 2 × 10⁻13। देखो इसका जैसे कि है, इसका डेल्टा G0 बराबर क्या होगा, इस पर भी लॉग टेबल का जैसे यूज करना है, डायरेक्ट लॉग टेबल से इसको देख सकते हैं। ये जो पावर होता है बाहर आगे आ जाता है, लॉग टेबल में जाके देखोगे तो -2.303 गुना R का वैल्यू 0.083, T का वैल्यू 300 गुना जो है इसका वैल्यू, इसका लॉग टेबल देखोगे, इसका जैसे देखोगे ये जो 10 पावर 3 है, ये 3 आगे लिखना है, और लॉग 2 का मान होगा, लॉग देखोगे 20 का 0 देखोगे, लॉग टेबल देखने के सीख जाओगे वहां से, तो उसमें रहेगा तुमको log 2 का मान होता है 330 10 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद उसको लिख दीजिए, मतलब 3.3, मतलब क्या बोले इसको लॉग टेबल देखने की जब सीखोगे वहां जो मैं जिस वीडियो के बारे में मैंने कहा, तो वहां पर तुम देखो इसका इतना वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा, मतलब वो 3 जो जितना पावर है उसको आगे लिखना है दशमलव, और लॉग टेबल के जो भी डाटा लेते हैं वो दशमलव के बाद लिखा जाता है कभी, तो वहां पर देखोगे लॉग टेबल में देखोगे तो 20 का 0 मिलेगा, 20 का 0 जिसका वैल्यू 30 10 लिखा हुआ, तो वो वहां से लिख दिया गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इतना 0 क्या होगा, कितना है सर? 7.64 माइनस भी रहेगा ना, -7.64 10⁻4 जूल। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, तो कैलकुलेशन हो गया। इस लेक्चर में तुम्हारा जाहिर है कि यही है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे साम्यावस्था स्थिरांक पर कैसे दाब ताप इन सब बढ़ाने से कैसे साम्यावस्था बदलती है, क्या उस पर मतलब उसके लिए क्या नियम है, कौन सी प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी, जिसको लीचेड्रेस प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद आयनिक साम्यावस्था इन सबों की चर्चा आगे आने वाले लेक्चर्स में होगी। तुम जितना है तुम 1 से लेकर 28 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी तुम अब सॉल्व कर सकते हो, 1 से लेकर 28 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तुम बना सकते हो। और जिस स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो, मतलब 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन करीब करीब तुम्हें एनसीईआरटी बुक में अब बन जाएंगे, हल कर लोगे इसको एक्सरसाइज से। और जहां भी दिक्कत हो तो कभी भी राइट ऐप पर तुम्हारा हमारा नंबर है, जिससे हम कोई संपर्क करते हो किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक के लिए, तो इसके लिए तुम संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त